हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर नंबर 21। ये चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ कंट्रोल है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनका जो सिलेबस है रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल है, क्योंकि इसमें जो है 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत कुछ है, तो वो सारे बच्चे देखें जिनके वो ये ज़रूरत है। दोस्तों, ये चैप्टर सिर्फ एनआईएस बोर्ड के लिए नहीं है। ये सीबीएसई के बच्चे हों, जिनके एनसीईआरटी हो या यूपी बोर्ड हो, ये बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, ये कई मायने में जो है सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, कैसे जो कहते हैं स्पॉन्ज, इंसेक्ट, ह्यूमन, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है, जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, ठीक है। सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, ठीक है। तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The new medical techniques in a reproduction. There is a most important topic here, the new medical techniques. There are many new medical techniques in the field of the reproductions to be help interfertile males and female producer babies. Some of these are given here. First of all is the test tube babies. Test tube babies is a generally in a sometime, and some women is the oviduct is the fallopian tubes are blocked. This prevent to the ovaries from begin to fertilized. The problems can be overcome by the test tube baby techniques. In these techniques, one or more ripple oval to the sect from the humans. The ovaries use a special syringe and this oval to place in the dish containing sperm from her male partner under optimum conditions for a new hair. Sperm fertilize the ova which is from embryos. One embryo is inserted into a human as extra, and where is the chance it will be implant and develop into the baby. There is the most importance of test tube baby here. The artificial insemination. Artificial inseminations here, the humans or semen can be rapidly frozen using to liquid nitrogen and stored to sperm a bank for several years without losing its fertilized condition. It is a throw there is introduced into a human by means of syringe at the time when the ovulations take place. This is called artificial insemination. There is artificial insemination is the most important for today. In some humans, ovaries fail to develop a Graafian fossil needs to release ribs oven into their reproductive tract. There are fertility drugs. This fertility drug is the most important for the human. It is a female and it's now possible to artificially stimulate fossils is a production by injected sterilized human with the fertility drugs containing FSH, follicle stimulate hormone obtained from the animals.
The fertility drugs is the most important for the females and the graphene follicle tubes. कहते हैं दोस्तों यह जनन में नई चिकित्सा तकनीक, कहते हैं नए जो तकनीक आ गई है वो कई मानने में आज के समय में बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये तकनीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं आज जनन के क्षेत्र में कई नई नई चिकित्सा तकनीकें उपलब्ध है जिनकी सहायता से जो है पुण्य संतानहीन जनन अक्षय यानी इंटरफेरेटरी पुरुष अथवा बांझ स्त्री तथा शिशु उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें कुछ नीचे दिए गई। देखिए दोस्तों इसमें यही होता है कि जो कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो फादर बनने की क्षमता और माँ बनने की क्षमता खो दिए हैं, फिर भी ये टेक्निक जो है उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इससे क्या होता है कि वो जो है अपने ही ब्लड जो है रूप में अपने संतान की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ये टेक्निक आज की नहीं है, बहुत पुरातन समय की है, ठीक है। और ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों को लगता हो कि IVF टेक्निक आज के समय में है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पुरातन समय के इतिहास देखोगे तो वहाँ पर कई जगहों पर इसका वर्णन और चर्चा जरूर मिलेगी। तो कहते हैं ये टेक्निक उन माताओं के लिए खुशखबरी की बात रहती है जो कि अपने संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड द्वारा वो संतान की उत्पत्ति भी कर सकते हैं और मातृ सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। और यही बात फादर के ऊपर भी आता है। मान लीजिए अगर फादर के कोई प्रॉब्लम है, अगर वो पिता बनने की क्षमता खो रखते हैं, तो इस तकनीक के द्वारा जो है वो पिता भी बन सकते हैं, ठीक है। तो कहते हैं इसमें सबसे पहले तो आता है प्रखनली शिशु, टेस्ट ट्यूब बेबीज। कहते हैं कुछ महिलाओं में जो है फ्लोपियन नाली का अवरुद्ध हो जाती है, यानी उसमें रुकावट आने लग जाती है, जिसके कारण अंडे का निषेचन नहीं हो पाता है, यानी अंड जो है वहाँ से रिलीज नहीं कर पाता है। किसी कारणवश हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। इस समस्या के निदान जो है प्रखनली शिशु तकनीक की सहायता से किया जा सकता है। तो इसका मतलब यही है कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से जो है उसको जो है माँ बनाया जा सकता है। इस तकनीक में स्त्री अंडाशय में एक या अधिक परिव्यक्त अंडे का विषय सिरिंज के द्वारा खींचे जाते हैं और इन अंडों को स्त्री के पुरुष स्थायी शुक्राणु के साथ एक डिस्क में अनुकूलता परिस्थिति में कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है। जो शुक्राणु अंडों का निषेचन करती है और इसे एक भ्रूण निर्मित होती है, तब इस भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है जहां पर इसके आरोपित होने की संभावना होती है। तब पश्चात ये एक जो है शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको समझे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ये होता है कि अगर डोनर कोई भी स्पर्म्स होते हैं या फादर के हों, अपने ही फादर के हों, तो उसको क्या किया जाता है, एक प्रखनली में, ठीक है, जो स्त्री के एग होता है उसको निकाल के जो है प्रखनली में इसको डेवलपमेंट की जाती है। इसमें औरत भी डोनर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उस प्रखनली में क्या किया जाता है, स्पर्म को मिलाया जाता है आपस में। जब ये जायगोट के फॉर्म में आ जाते हैं, छोटे फॉर्म में आ जाते हैं, तो इसको सिरिंज से जो होता है माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, जिससे ये क्या होता है धीरे धीरे इसमें क्लेविजिंग होकर ये गर्भ धारण कर लेता है, गर्भ बन जाता है और ये जो है प्लंजर के थ्रू अपना उसी माँ से ब्लड लेता है। यानी देखा जाए तो टोटली रूप से ये माँ के ही उत्पन्न हुए संतान होता है, ठीक है। क्योंकि बेशक इसको बाहर से इसको स्थापित किया गया है, लेकिन माँ ही जो है 9 महीने गर्भ में रख के बच्चे को पालेगी और अपना सारा न्यूट्रिशन देगी। तो ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई मानने में कई जगहों पे ये बहुत हेल्पफुल है और हो सकता है कि आने वाला समय में लोग इसी मेथड का जो है उपयोग करें और यही मेथड शेष रह जाए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे पेड़ पौधों में होता है वैसे इंसानों में भी होगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अंगूर जो है अपना बीज देने की क्षमता खो दिया है, ठीक है, ऐसे ही बनाना है, तो सेम कंडीशन इंसानों में भी हो रहा है। इंसान भी जो है जन्म देने की क्षमता खो रहे हैं। कारण क्या है, आज की जो है इतनी कहते हैं भागम भाग जो समय आ गया है उसमें जो है औरतें भी बहुत कामों में व्यस्त रहती है और जिनके वजह से इनके भी कई क्षति पहुँच रही है। इनके जो है मैच्योरेशन साइकिल भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि ये भी आज पुरुषों के समान कार्य करने में सक्षम हो चुके हैं। तो कहते हैं कुछ अगर आप पाओगे तो कुछ आपको खोना भी पड़ेगा। तो यही रूल यहाँ पर भी लागू होती है। लेकिन चलिए कहते हैं अगर एक चीज़ हमारा खोता है दूसरा चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है। तो कृत्रिम विधि प्राप्त हुआ है, इससे जो है हर एक औरत जो है माँ बनने की सुख प्राप्त कर सकती है जिनके बच्चे जन्म नहीं ले पा रहे हैं। कृत्रिम जो है सुक्रेशन यानी आर्टिफिशियल सेमिनेशन, देखिए इसमें यही होता है कि मानव
शुक्र को तरल नाइट्रोजन की सहायता से शीघ्रतापूर्वक जमा कर शुक्राणु बैंक यानी स्पर्म बैंक बनाया जाता है। जैसे ब्लड बैंक होता है, ठीक है, जिसमें ब्लड को सेव करके रखा जाता है। सेम यहाँ पर जो होता है, कोई डोनर स्पर्म दिया है तो उसको स्पर्म को कई महीनों कई सालों तक रखा जा सकता है। इसके लिए उनको फेवरेबल कंडीशन देने पड़ते हैं। इसी को हम कृत्रिम शुक्र शोषण कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल जो है इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, यह कई वर्षों तक संग्रहित करके रखा जा सकता है। यह कई वर्षों तक जनन क्षमता बना रहता है। प्रयोग में लाने के लिए से पहले जो है हिम द्रवित किया जाता है, यानी इसको हिम द्रवित कर दिया, जो जमा हुआ होता है तो इसको क्या करते हैं, सिंपल लिक्विड फॉर्म में स्पर्म को लाया जाता है। फिर एक स्त्री गर्भाशय में एक सिरिंज द्वारा उस समय प्रविष्ट कराया जाता है जब अंड त्याग हो रहा होता है, यानी जब अंड जो बन रहा होता है, जब फर्टिलाइजेशन का समय होता है तो ये जो है सिरिंज से स्त्री को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और इस विधि को कृत्रिम शुक्राणु कहते हैं। तो ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, जिससे अगर मान लीजिए कोई पुरुष का अगर मृत्यु भी हो रहा है और उसका स्पर्म काम का है तो उससे जो है उसके जैसा संतान की उत्पत्ति की जा सकती है। तो ये कई मानने में इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कई जगहों पे इसका उपयोग भी अभी भी हुआ है, जो देखने को आपको मिल सकता है। अगर नेट पर सर्च करोगे तो आपको अवश्य ही इन सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। उसके पश्चात है उर्वरता औषधियाँ। देखिए फर्टिलिटी ड्रग्स। अब फर्टिलिटी ड्रग्स भी कई मायने में इंपॉर्टेंट रहती है। कुछ कहते हैं कुछ स्त्रियों के अंडाशय ग्राफिक पुटिकाओं का परिवर्धन नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि एक जो रिलीज होता है वो आगे नहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि उनकी नालिकाओं में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ अवरुद्ध हो जाता है, जिसकी आवश्यकता पर व्यक्त अंडों को मोचन कर उनके जनन क्षेत्र में डालने के लिए होता है। ऐसे बंधन फर्टिलिटी स्त्रियों में पशुओं जो है ये हम पशुओं से प्राप्त जो FSH यानी पुटिका उद्दीपन हार्मोन यानी फोकियल एस्ट्रोजन हार्मोन के इंजेक्शन की सहायता से कृत्रिम उद्दीपन द्वारा पुटिका उत्पन्न संभव हो जाता है। तो इसे जो हम फर्टिलिटी ड्रग्स भी कहते हैं, जिसमें जो है आपको पता ही कि पशुओं यानी स्त्री में पशुओं से प्राप्त FSH यानी फोकियल स्टिमुलेटर हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है और इससे क्या होता है, जो बाधित होता है नालिका वो बिल्कुल खुल जाता है और जो औरत होती है वो माँ देने की जो है सक्षम बन जाती है। तो ये भी मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर जो हमने सारे मेथड पढ़ा ये सारे कृत्रिम मेथड थे, यानी आर्टिफिशियल मेथड थे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी स्त्री जो है माँ बन सकती है, पुरुष जो है पिता बन सकता है। तो ये मेथड कई मायने में इम्पोर्टेंट है और मुझे तो लगता है कि आज जो मॉडर्न जनरेशन है उसकी मांग है। तो हो सकता है कि आने वाला समय में लोग इन्हीं मेथडों का उपयोग करें और पिता और माता बने। चलिए जो भी है ये तो समय ही बताएगा। There few word a term of remember. There is population problem and control. There is the most important topic here: population problems and control. There is a understand the control of population. You have some words or remember. First of all, the human population, the sum total of human beings on the earth. It's a human population. And second word, remember that is a demography. Demography is a scientific and statistically study of human population. It's a deal with the population growth. It's a composition, age, sex, and ratio, and it's a distribution in a space. And next is a population density. Population density is also important. The number of individual per square kilometer comes to at the any given time. And next is a birth rate, is a natality. Birth rate is the most important. The number of lives births per 1,000 individual of population per year. It is called to the birth rate. And death rate is a mortality. There are number of deaths per 1,000 individually of the population and per years. There next is a population growth rate. The difference between birth rate and the death rate here. And next is census. There is an official data of registered number of people in the elected area. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है जनसंख्या समस्याओं तथा नियंत्रण जो हमारा टॉपिक आया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक कई मानने में इंपॉर्टेंट है, कई क्लास के बच्चों के लिए भी, क्योंकि जनसंख्या कंट्रोल हर जगह इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन जनसंख्या कंट्रोल पढ़ने से पहले आपको कुछ शब्द, कुछ वर्ड को आपको समझना पड़ेगा जो आपको काम आ सकता है, जो कन्फ्यूज़न आपको नहीं देगा। तो जैसे कि पहला वर्ड होता है मानव जनसंख्या क्या होती है। तो पृथ्वी पर मनुष्य की कुल संख्या को मानव जनसंख्या कहते हैं
और जनसांख्यिकी क्या कहते हैं, यानी मानव जनसंख्या का विज्ञानी तथा सांख्यिकी अध्ययन, इस जनसंख्या वृद्धि और इसकी संगठना व इसका साथ विशेष पर विवरण होती है। यानी इन सब बातों को जो है यहाँ पर प्रशिक्षण की जाती है जनसांख्यिकी में। तो ये सारी वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है जब आप ये चैप्टर जनसंख्या समस्याओं तथा नियंत्रण के विषय में पढ़ोगे। साथ में कुछ शब्द और भी है, जैसे जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। कहते हैं किसी दिए गए समय में प्रति वर्ग किलोमीटर में विद्वान मनुष्यों की जो है संख्या कितनी होती है, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसके पश्चात है जन्म दर यानी नेटलिटी। देखिए जनसंख्या के 1000 व्यक्तियों में प्रति वर्ष जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जो है नॉमिनलिटी कहते हैं, जन्म दर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके पश्चात है मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी। देखिए मृत्यु दर यही आता है कि जनसंख्या के 1000 ठीक है व्यक्तियों में प्रति वर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम मोर्टेलिटी कहते हैं। उसके पश्चात जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए जन्म दर व मृत्यु दर का अंतर, उसे हम जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं, यानी दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद है जनगणना। जनगणना जो होती है एक निश्चित क्षेत्र में पंजीकृत लोगों की संख्या को अधिकार आंकड़े होते हैं, जो कि 10 साल में एक बार होती है जनगणना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर शब्द रखते हैं। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले भारत में जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार हुई है। There is the next topic is population growth in India. Did you know that India is the second most populated country in the world, the next to the China? China is the number 1. India is comprised more than 50% of world's total population. There is a 50% of participation in India population. The population of India was about 24 crore in years 1901. Yeah, 1901 is the 24 crore. Expect for the slightly fall in 1911 to 21 to the population of India has been to steadily increasing for the last 100 years. As per the census of 2001, as on 1st March 2001, the population in India was the one about 102.7 crores is approximately. This is an alarming rate of rise in human population. In case of concern now is a 2014 to population of India is. There is a alarming stage for the Indian population. The sum is so there is a here the population of India is doing through last 100 years. There is a show that 1901 is a 23.8 crore and suddenly increasing, and then increasing is a 1951 is a 36.1 crore and suddenly increasing here, and the latest 2001 is recording 102.7 crore. There is a only is a very big population increasing in India. तो अगर देखा जाए तो यह भारत में जनसंख्या वृद्धि जो है एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। देखिए जनसंख्या बढ़ना किसी देश के अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक होती है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आवास का क्षेत्र भी घटता जाएगा, कृषि के क्षेत्र भी बर्बाद होते चले जाएंगे। तो ये सारे चीज़ें जो है बहुत बड़ा विडंबना होती है। कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण रखना कई मायने में इम्पोर्टेंट भी होता है और देश के लिए भी ज़रूरी होता है। और देश के ज़रूरी की बात तो दूर की बात है, अगर आप अपने परिवार में अच्छे से बच्चे को पालन पोषण करना चाहते हो तो इसलिए भी जनसंख्या नियंत्रण होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि बच्चा अगर किसी के पास 5 बच्चे हैं तो उनको 5 बच्चों का पालन पोषण करना एक माता पिता के लिए बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। लेकिन अगर वही 2 बच्चे हों तो कई मायने में आप उनको हर एक सुविधा हर एक सुख से जो है आप उसको दोगे। तो ये चीज़ें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए जनसंख्या देश की जनसंख्या तो बाद में डिपेंड करेगी, पहले कहते हैं बच्चों को सही स्वस्थ होना चाहिए और जो है उनका सही मार्गदर्शन भी होना चाहिए। पहले के समय में लोग अधिक बच्चे जन्म इसलिए दिया करते थे क्योंकि उनको बचने का चांसेस बहुत कम होता था, क्योंकि वहाँ उस समय मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन आज के समय में इतने मेडिकल फैसिलिटी उत्पन्न हो गई है जो है किसी भी नवजात शिशु को बचाना बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, कहते हैं आज के समय में अगर व्यक्ति किसी की मृत्यु हो रही है तो किसी कोई कारण यही होता है कि उनका खुद का ही कारण होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से वो नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक ऐसा कुछ भी रूल रेगुलेशन नहीं बना रखा है। देखिए कोई बीमारी बंदा मरता है, एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है जो कि उसकी अपनी गलतियों से हो रहा है। ठीक है, कई चीज़ों की वजह से ये आज के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ है।
तो यही बात है जनसंख्या बढ़ने की कि लोग जो है अभी शिक्षित नहीं हुए हैं अच्छे से। कहते हैं भारत बेशकली कहते हैं कि बहुत शिक्षित है, होता जा रहा है सब जगह जो है, यहाँ पर सभी जो है आजकल मंत्री भी शिक्षा पर जो ही राजनीति कर रहे हैं कि हमारा शिक्षा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों शिक्षा सर्वश्रेष्ठ तब होता है जब जो बच्चा पढ़ रहा है उसको समझदार हो जाए और समझ उसमें आ जाए, तब मतलब है कि समझा है। अगर आप देखिएगा कोई भी बच्चा कोई भी स्कूल से उठा लीजिए, देखना उसके कितना ज्ञान है ये आपके समक्ष ही होगा। या आपके घर में बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनको देखना कि उनको क्या 10वीं क्लास में क्या वो स्वयं लेटर लिख पा रहे हैं। तो आप देखना कई बच्चे जो होंगे लेटर लिखने में सक्षम भी नहीं होंगे और वो 10th क्लास में होंगे। तो ऐसा पढ़ाई होने की क्या मतलब है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि जो लड़का होना लड़की होना ये फादर पे डिपेंड करता है, लेकिन आगे चल के वही लड़का जो होता है अपनी पत्नी को मार रहा होता है, कहता है तेरे वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तेरे वजह से प्रॉब्लम है कि लड़का जन्म नहीं ले रहा है। तो ये सारे विडंबना क्या है। कहते हम पढ़े लिखे अनपढ़ हो चुके हैं, हमें सब ज्ञान है लेकिन फिर भी हम आंख बंद कर लिए हैं, वही शुतुरमुर्ग की तरह कि जो दुश्मन हमारे पीछे पड़ा हुआ है और हमने आंख बंद कर लिया है कि शायद वो हमें नहीं देखा, लेकिन पता नहीं कि उनको समझ नहीं है कि शिकार तो आ ही रहा है उनको झपटने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है जो ज़रूरी भी है। तो ये बात जो है जनसंख्या पे भी उठती है कि आप जानते हैं कि भारत संसार में चीन के बाद सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा देश है। भारत की आबादी विश्व की आबादी का 15% है। वर्ष 1901 में यानी 1901 में भारत की आबादी लगभग 24 करोड़ थी और 1911 से लेकर 12 में जनसंख्या में थोड़ी कमी अवश्य हुई, लेकिन इसके अलावा भारत की आबादी पिछले 100 सालों में लगातार बढ़ती चली गई है। और कहते 2001 की जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2001 में भारत की आबादी जो थी 102.7 करोड़ थी। कहते हैं मानव आबादी बढ़ने की स्वतंत्र करने दर चिंता का विषय बना हुआ है। अगर प्रेजेंट समय में देखा जाए तो 135 करोड़ से भी जनसंख्या ऊपर जा चुकी है। मनुष्य की जनसंख्या में जिस लड़बड़ा दर से वृद्धि हो रही है वो चिंता का विषय है। और आज 6 सितंबर 2014 में भारत की जनसंख्या जो थी वो 121.7 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। ये 2014 की बात है, लेकिन अगर 2022 की बात किया जाए तो आज 135 करोड़ से भी ऊपर जनसंख्या जा चुकी है, जो कि और भी चिंता का विषय बन गया है। अगर एनालाइज करके देखा जाए तो यहाँ कुछ जो है 100 वर्ष जनसंख्या आपके समझ प्रस्तुत है। अगर 2001 से लेके तो यहाँ 23.8 करोड़ थी, जो कि बहुत काफ़ी ठीक ठाक थी। 1961 में भी जनसंख्या थोड़ी मोड़ी बढ़ी, इतना काफ़ी प्रोग्रेस नहीं किया, लेकिन सबसे अधिक विस्फोटक वृद्धि जो हुई वो हुई 2001 से 2011 के बीच में। अगर आप देख सकते हो कि 2011 में और 1 में कितने विस्फोट हो चुके हैं, और कहते 2014 में तो कुछ हद तक थोड़ा ही बढ़ी, लेकिन 2001 से लेकर 2011 में काफ़ी जनसंख्या बढ़ी। और अगर आप देखा जाए 2014 से लेकर 2022 तक तो ये जनसंख्या और भी खतरनाक हो चुकी है और डरा रही है। Our next topic is factor responsible for a population expansion of India. There is a most important factor here. First is advancement in agriculture. Advancement is mainly a factor that agriculture. With the advancement in the agriculture sector, their ability of food has increasing and the leading less of starvation of malnutrition. And second is advancement in the medicine. There is a medicine advance. There with the advancement is a medicines as a very disease is can be controlled now. This has led to the increasing of lifespan, and thus more and more people live longer, and the reach the reproductive age they produce more children. And third is a most important factor here, a religious and social custom. That is the most important factor for the Indian people. Because of the prevailing social custom and belief, the many people do not accept family planning measuring, leading to rise of population. And there is a most important factor here, industrialization. The advancement in the industrialization helps the better storage and distribution of food, more employment and opportunity, and more properties. The also is a factor here is illiteracy. Literacy is a sizable number of our population of educated, and yet a large potential is still illiterate. They are not aware of the functioning of the reproductive system and hence to the consequence of overpopulation. And is the second last is economical reason.
द चिल्ड्रन इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग शुड गो टू द वर्क एंड इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ द फैमिली. देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर. एंड डिजायर फॉर द मेल चाइल्ड. There is an important factor for the educated and uneducated person, their desire for the male child. Even after some acknowledges the general equality because of participation is the many families, their male child is considered to be estimate for their continuing the name of the family. The parents want to have at least one son, and in the process they give the birth to many children of some time. There is a most important factor for the Indian people, desire for the male child. दोस्तों यहाँ पर हमारे समक्ष जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी कारण. कहते हैं कृषि में प्रगति. कृषि क्षेत्र में प्रगति से भोजन उपलब्धता बढ़ी है, जिसके फल से भूखमरी व कुपोषण कम हुआ है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन चिंता का विषय भी बना दिया. देखिए, भोजन की उपलब्धता बढ़ी है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में जनसंख्या भी बढ़ी है, तो ये भी बहुत ही प्रॉब्लम का विषय है. क्योंकि अगर हम प्रगति में लाते हैं एग्रीकल्चर को, यानी इसको हम काफ़ी एडवांस यूज़ करते हैं टेक्निक का, तो बेशक कृषि में जो है वृद्धि होगी, लेकिन जनसंख्या वृद्धि होना देश के कल्याण के लिए सही नहीं है. क्योंकि देखिए दोस्तों, हर चीज़ हर जगह सुटेबल नहीं होता है. जैसे अगर आप मान लीजिए, अगर तिरपान सेंटर के साथ अगर बच्चों की जनसंख्या बढ़ती है, बच्चे सारे आ जाते हैं और उनको ज्ञान मिलता है, तो वो अच्छा है, क्योंकि ये ज्ञान की बात है. मैंने आपको कहता हूँ ना हमेशा कि बच्चों के पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं होती है. ठीक है, सब एजुकेटेड हो जाते हैं, सब पढ़ लेते हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि अगर उन बच्चों से अगर समझदारी की बात बताई जाए, कोई कंसेप्ट उनसे पूछा जाए, तो वो नहीं बता पाते हैं. इवन मैंने जो बच्चों को मैंने देखा है कि अच्छे से स्कूल में पढ़ते हैं, फिर भी वो इंग्लिश में याद कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन अगर आप उनसे मतलब पूछ लोगे कि इसका अर्थ क्या है, तो वो कहते हैं, अपना मुंह दिखाने लग जाते हैं कि मुझे पता ही नहीं क्या मतलब है. तो पढ़ाई का ये क्या मतलब है कि आप रट तो लेते हो, याद भी कर लेते हो, लेकिन टॉपिक आपको समझ नहीं है. कहते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होता है. कुछ बच्चे ये भी कहते हैं भाई प्रोनाउंसिएशन घटिया है, बहुत ही बैड है, लेकिन आपको क्या पता कि आपने कॉन्सेप्ट समझा है कि कॉन्सेप्ट में है क्या, कॉन्सेप्ट में कहा क्या जा रहा है. यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन की सवाल नहीं उठती, सवाल उठता है कि आपको समझ में आया कि नहीं टॉपिक. प्रोनाउंसिएशन तो मुझसे अच्छा आप कर लेते हो. कहते हैं ना, अगर आप ज़िंदगी के सही एक्सपीरियंस लोगे ना, तो हर एक व्यक्ति जो है इन चीज़ों से परेशान है. ठीक है, तभी तिरपान स्टडी सेंटर जो है एक ही कार्य कर रहा है कि उन बच्चों तक वीडियो पहुंचाने में आपको हेल्प की ज़रूरत महसूस हो रहा है, क्योंकि आप ही वो जरिया हो जिसके जरिए बच्चे तक पहुंचेगा, और बच्चा जो है पूरे जो है टॉपिक को अच्छे से समझ के, हर एक गहराई को समझ के एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, एक लैब टेक्नीशियन बन सकता है, एक अच्छा नर्स बन सकता है. और ये नर्स और ये डॉक्टर सब बनेंगे ना, तो 100% देखना उनको ओवरऑल हर चीज़ का नॉलेज होगा. आज कहीं भी जाइएगा, पहले के समय आप देखिए, पहले के समय में क्या होता था, नाड़ी परीक्षण होता था, नब्स देखते थे, नब्स से ही डॉक्टर को सब कुछ पता लग जाता था कि इसमें कौन सा विकार है, कौन सा बीमारी है, इसका जो है इसका पित्त दोष है या बात पीत है या अग्नि दोष है, क्या दोष है, सब पता लग जाता था. आप लोग शिक्षित रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, जो एक सुचारू और जो सुलझा हुआ एक डॉक्टर बनो और सुलझा हुआ एक इंसान भी बनो. तो इसके लिए आपको पढ़ाई ज़रूरी है, और इसलिए जो है इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाना ज़रूरी है. अगर आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाते हो, तो हो सकता है कि कोई बच्चा मेडिकल का हो और उसको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, और वो इसको एक्सप्लेन करने में भी, अगर हिंदी में भी समझ लेता है, तो वो अच्छे से इंग्लिश में भी और अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ भी समझा दे. तो ये तब होगा जब इसको आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे. चलिए, कहते हैं ये बात तो कुछ मन की भी थी और कुछ कहते हैं दिल की भी थी. इसको बात आपके साथ जाहिर करना, क्योंकि आप ही तो अपने हो, इसलिए मैं आपसे जाहिर किया हूँ. कहते हैं आगे हमारा जो है इसमें चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति. कहते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति जो है आए दिन होती चली जा रही है, क्योंकि चिकित्सा जो है आपको पता है कि हर जगह नए नए एम्स बन रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी के सिस्टम बन रहे हैं. चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति के परिणाम स्वरूप विभिन्न रोग व नियंत्रण किए जा रहे हैं, जिसमें जीवन की अवधि बढ़ती चली जा रही है. इस प्रकार अधिकतर लोग अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं. ठीक है, जननात्मक जो है उम्र प्राप्त करते हैं, उनके बच्चे पैदा करते हैं. तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है. चलिए, अच्छा है, चिकित्सा की सुविधा है, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इससे जो है जनसंख्या को भी नियंत्रण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है. कहते हैं सबसे बड़ा कारण इंडिया में बनता है, तो वो बनता है धार्मिक तथा सामाजिक प्रथाएं.
ठीक है। सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक जो है प्रथाएं, वो दोनों चीज़ें जो बहुत ही जो है खतरनाक फैक्टर है। कहते हैं व्याप्त सामाजिक प्रथाओं और विश्वासों के कारण लोग परिवार के नियोजन के तरीके स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इससे वादी वृद्धि होती चली जा रही है। ठीक है। कहते हैं उसके बाद औद्योगिकरण, इसके पश्चात औद्योगिकरण में प्रगति से खाद्य से बेहतर भंडारण एवं वितरण में सहायता मिलती है, जिससे अधिक रोजगार और प्रसन्नता प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से औद्योगिकरण की वजह से जनसंख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। उसके पश्चात अगला जो है निरक्षरता यानी लिटरेसी। देखिए दोस्तों, निरक्षरता जो होती है यानी अनपढ़ता बहुत बड़ी जो है कलंक है। हालांकि हमारी आबादी का एक बड़ा भाग साक्षर है, लेकिन फिर भी आबादी का बहुत बड़ा भाग अभी तक निरक्षर है। इसे इस बात की जानकारी नहीं कि जनतंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती चली जा रही है। अगर मैंने कहा ना, अगर आप भी ये टॉपिक अच्छे से पूरा समझ लेते हो, ये पूरा चैप्टर समझ लेते हो, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा फैक्टर है जिससे जो है अप्राकृतिक रूप में गर्भ निरोध के रूप में कार्य कर सकती हो। लेकिन ये टॉपिक अच्छे से समझोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत जगह इस बात पे डिस्कस भी किया है कि प्राकृतिक मेथड भी है जिससे हम जो है जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है आर्थिक कारण। बच्चे स्कूल जाने की अपेक्षा परिवार की आय बढ़ाने के लिए काम पर लगा दिए जाते हैं। बच्चे कहीं भी पढ़ने चले जाते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, माँ बाप जो है उनको काम पे ही लगा देना पसंद करते हैं। कभी ये काम कर लो, कभी वो कर लो, फिर इसमें बच्चे शिक्षित कहाँ हो पाएंगे? वो तो बेचारे काम में ही लगे रहेंगे। 2 अक्षर भी पढ़ेंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो उनका जो है अधिकतर माइंड जो है फोकस किस पे है? काम पे है। तो पढ़ेंगे कि खाक। तो ये भी बात जो है आर्थिक कारण भी सबसे बड़ा समस्या बन के खड़ी होती है। और भारत में सबसे बड़ा कारण तो है लड़कों और लड़कियों में भेदभाव। ठीक है। और लड़कों की चाहत, आज कहीं भी चले जाओ लड़कों की चाहत है। लेकिन अगर जानवरों में देखा जाए, अगर देखिए गाय का ही बछड़ा होता है तो लोग उसको खुला छोड़ देते हैं आज के समय में, और इंसान का बच्चा हो, वो भी लड़का हो, तो फटाक से उसको पकड़ लेते हैं, गोद में रख लेते हैं। ये कैसी विडंबना आ चुकी है इंसानों में। कहते हैं लड़के लड़कियों की समानता व इतना जोर दिए जाने के बावजूद भी कई परिवार में आज भी वंश का नाम बढ़ाने के लिए लड़का आवश्यक समझा जाता है। माता पिता को कम से कम एक पुत्र अवश्य चाहिए, और पुत्र की चाहत में कभी कभी बहुत से शिशु जन्म उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये तो होना जर्नल सी बात है। दूसरी बात, नाम की सवाल रहा तो क्या लड़की का नाम नहीं चल सकता आगे? समाज को आज बदलने की आवश्यकता है। हमने ये बात सुना है और जाना है कि लड़की के जैसे मैरिज होता है उनका नाम सरनेम चेंज हो जाता है। अरे क्यों सरनेम चेंज कर रहे हो? जो माँ बाप ने नाम दिया है वही नाम रहने दो ना। क्या ये कोई रूल बन गया है क्या हमारे समाज में कि लड़कियों का अगर शादी हुए कहीं और चले जाए तो उसका नाम जो है जहाँ पर राय होगा वहाँ बच्चन में कन्वर्ट हो जाएगा? ये क्या सिस्टम है? क्या लड़की के नाम के साथ का लड़के का नहीं जुड़ सकता? क्या उल्टा क्यों नहीं हो रहा है? जब आप उल्टा नहीं कर सकते तो लड़की का नाम क्यों चेंज करवा देते हो? तो ये आज समझने की बात है। बात रहा नाम का कि माँ बाप, ये इसकी बेटी है, तो बेटी का अगर माँ बाप का अगर नाम के साथ नाम जुड़ा हुआ है बेटियों का, तो ये उनका भी तो नाम रोशन कर रहे हैं। आगे कहेंगे किसकी बेटी है तो बताएंगे भाई इसकी बेटी है। क्या लड़कों की प्रायोरिटी दिया जा सकता है आगे के लिए? लड़कियां नहीं हो सकती है क्या? आज लड़की हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है, तो लड़कियों को महत्व देना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, लड़की है तब ये जहाँ है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगी तो जहाँ कहाँ से? तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें दोनों की प्रायोरिटी देना चाहिए। देखिए कहते हैं ना, कम बच्चे हों तो उनका पालन पोषण भी अच्छा से हो जाता है और उनका शिक्षा पे भी अच्छे से जो है आप फोकस कर सकते हो। तो ये बातें माता पिता को ध्यान देने की आवश्यकता है, और समाज को भी ये बात याद रखना है कि कोई भी लड़की का सरनेम ना चेंज करे, क्योंकि नाम के सवाल है कि नाम का कौन बढ़ाएगा। तो अगर नाम लड़की के साथ ही जुड़ा हुआ है तो लड़की भी तो पिता माँ बाप का नाम बढ़ा सकती है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है, और ये बात मैंने कहा ना कि आज के समय में समाज को थोड़ा सा इस बातों पर एनालाइज करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है।